Welcome, friends. Today we are going to learn a lesson of history, class 10th, making of global world. The making of a global world और उसके अंदर द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, when we talk of globalization, we often refer to an economic system of that has emerged since the last 50 years or so. ग्लोबलाइजेशन जो वर्ड है, सबसे पहले हम उसके बारे में समझते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या है। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग होता है कि आज की दुनिया में हम जो देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो दूसरों के साथ व्यापार करता है, ट्रेड करता है, और दूसरे देश इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं। मतलब आज के समय में ऐसा हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। लोग यहाँ एक जगह से दूसरी जगह पर जॉब करने के लिए जाते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जॉब करने के लिए जाते हैं, या दूसरी कंट्री के जो लोग हैं वो हमारी कंट्री में जॉब के लिए और ट्रेड के लिए आते हैं। एक देश की कंपनी दूसरे देश में जा रही है, दूसरे देश की कंपनी या भारत की कंपनी विदेशों में जा रही है, विदेशों की कंपनी भारत में आ रही है और अपना बिजनेस कर रही है। तो आज के समय में हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया है वो एक दूसरे से व्यापार के कारण से कनेक्टेड है, और लोग पूरी दुनिया के कई देशों में आना जाना कर रहे हैं और अपना बिजनेस कर रहे हैं। बस इसी चीज़ को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो जो ये ग्लोबलाइजेशन आज हम देख रहे हैं, वो ग्लोबलाइजेशन बहुत पिक पर है, लेकिन ये जो स्टार्ट हुआ है वो पिछले 50 सालों से, इसकी स्टार्टिंग 50 साल पहले ही अच्छे से हुई है। बट एज यू विल सी इन चैप्टर, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रेड। तो ग्लोबल वर्ल्ड जो बना है ये, उसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है। उसमें व्यापार हुआ है, माइग्रेशन हुआ है, मतलब लोग एक जगह से दूसरी जगह छोड़ के गए हैं। पीपल इन सर्च ऑफ वर्क, लोग काम की तलाश में भी एक जगह से दूसरी जगह गए हैं। मूवमेंट ऑफ कैपिटल, लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह पर पैसा भी लगाया है। एंड मच एल्स, और उसके अलावा और कई चीज़ें भी हुई हैं जिसके कारण से ग्लोबलाइजेशन आज हम देख रहे हैं। As we think about the dramatic and visible sign of the global interconnectedness in our lives today, आज के समय में हम जो भी पूरी दुनिया के अंदर इंटरकनेक्टेडनेस, पूरी दुनिया के अंदर एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन बना हुआ जो देख रहे हैं, वह बहुत पहले से चला आ रहा है। We need to understand the phases through which this world in which we live has emerged। तो इस चीज़ के लिए हमको कुछ फेजेस, कुछ स्टेजेस जो हैं वो समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से ये आज का समय जो है ग्लोबलाइजेशन का वो आया है। तो इसमें दो बातें हैं कि मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड जो है उसके लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये काम होते हैं कि ट्रेड, माइग्रेशन, पीपल इन सर्च ऑफ वर्क, या मूवमेंट ऑफ कैपिटल। इन सब कारण से लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। और अभी जो ग्लोबलाइजेशन हम देख रहे हैं वो बहुत अलग अलग फेजेस क्रॉस करके आया है। All through history, human societies have become steadily more interlinked। तो पुराने हिस्ट्री के समय से ही लोग हैं वो बहुत स्टीडीली, मतलब धीरे धीरे इंटरलिंक हुए हैं एक दूसरे से। जो ह्यूमन सोसाइटीज़ हैं वो धीरे धीरे इंटरलिंक हुई है। स्टीडीली मतलब धीरे धीरे कोई काम होना। फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, अब धीरे धीरे कैसे हुआ, क्या हुआ, वो आगे हम इस लाइन में पढ़ते हैं। फ्रॉम एंशियंट टाइम, ट्रैवलर्स, ट्रेडर, priest एंड पिलग्रिम्स ट्रैवल्ड वास्ट डिस्टेंसेस फॉर नॉलेज। पुराने समय से ही, एंशियंट टाइम मतलब पुराने समय से ही ट्रैवलर हैं, यात्रा करने वाले, ट्रेडर अर्थात व्यापारी, प्रिस्ट अर्थात पुजारी और धर्म के जानने वाले लोग, और पिलग्रिम मतलब यात्रा करने वाले लोग जो धार्मिक यात्राएं करते थे वो। इन सभी लोगों ने वास्ट मतलब बहुत दूर दूर तक डिस्टेंसेस ट्रैवल किए हैं, डिस्टेंसेस कवर किए हैं नॉलेज के लिए। ये काम करते थे ऐसा लोग।
कुछ लोग अपॉर्चुनिटीज़ मतलब कुछ व्यापार के कारण से भी आते थे। कुछ लोग हैं वो स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, कुछ लोग कुछ धार्मिक ज्ञान प्राप्त करने के कारण से भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, और टू एस्केप परसिक्यूशन। और कुछ लोग परसिक्यूशन से बचने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह छोड़ के चले जाते थे या माइग्रेट हो जाते थे। तो एस्केप परसिक्यूशन का मतलब होता है अत्याचार। कहीं पे कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं तो लोगों को कुछ सज़ा मिलनी होती है या कुछ तकलीफ होनी होती है तो वो जगह को छोड़ देते हैं। तो परसिक्यूशन का ये मतलब है। तो कुछ खास कारण हमने देख लिए कि ट्रैवलर आते हैं, ट्रेडर आते हैं, प्रीस्ट आते हैं, पिलग्रिम आते हैं, ये सब ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो कारण क्या हो सकता है? नॉलेज के लिए भी ट्रैवल करते हैं, अपॉर्चुनिटी कोई अवसर की तलाश में भी ट्रैवल करते हैं लोग, और स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट और कोई स्पिरिचुअल नॉलेज की फुलफिलमेंट के लिए भी करते हैं। नॉलेज का स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट मतलब आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना। या कोई और कारण हो सकता है एस्केप परसिक्यूशन, कि अत्याचार या लड़ सजा आदि से बचने के लिए भी लोग एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर लेते हैं या माइग्रेट हो जाते हैं। तो ये खास कारण है। दे कैरिड गुड्स, तो जब इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो कैरिड गुड्स, वह सामान भी साथ में ले जाते हैं, पैसे भी साथ में लेके जाते हैं, वैल्यूज़ अपनी जो सोच होती है वो भी साथ में लेके जाते हैं, स्किल, उसको जो भी ज्ञान आता है या नॉलेज है या स्किल है किसी काम को करने की कौशल है वो भी साथ लेके जाते हैं, आइडियाज़, खुद के आइडियाज़ को भी वो अपने साथ में रख लेके चलेंगे। इन्वेंशंस, कुछ नया उन्होंने इन्वेंशन किया है या कुछ नया आविष्कार किया है तो उसको भी वो साथ में ले चलेंगे। और इवन जर्म्स एंड डिजीज, और जर्म्स और डिजीजेस को भी अपने साथ में लेके चलता है इंसान। तो हम एक जगह से दूसरी जगह अगर जाते हैं तो हम पूरे पूरे जाते हैं, तो हमारे साथ जो भी मनी है, गुड्स है, स्किल है, ये सब हम अपने साथ में लेके जाते हैं। और तो और जाने अनजाने में हमारे शरीर में जो जर्म्स या डिजीज हैं वो भी हमारे साथ ही चलती हैं। तो ये ह्यूमन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है तो अपने साथ में लेके जाता है। एज एज अर्ली एज 13 BCE, 3000 BCE मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के 3000 ईयर्स पहले की बात है ये। एन एक्टिव कोस्टल ट्रेड लिंक्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। 3000 साल पहले की बात है कि तब से लगाकर अभी तक एक्टिव कोस्टल ट्रेड, मतलब समुद्र के रास्ते से व्यापार अभी से नहीं हो रहा है, पिछले 3000 साल से ये काम हो रहा है। तो एक्टिव कोस्टल ट्रेड, समुद्र के रास्ते से व्यापार है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से हो रहा है, जिसे आज के समय में हम वेस्ट एशिया कह सकते हैं। तो ये कोस्टल ट्रेड, समुद्री व्यापार है, वो 3000 साल पहले से चल रहा है। फॉर मोर देन मिलेनिया, कौरीज, द हिंदी कौड़ी और सी शेल्स यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ करेंसी। और उस समय के अंदर हिंदी भाषा में हम बोलते हैं कौड़ियाँ, कौड़ी, जिसको इंग्लिश में कौरीज बोलते हैं, या बिल्कुल इंग्लिश वर्ड चाहिए तो सी शेल्स कह सकते हैं। तो समुद्र के अंदर जो मिलते हैं कौड़ियाँ और सी शेल्स, वो करेंसी के रूप में उस जमाने में उपयोग में ली जाती थी। तो ऐसा पाया गया है कि जैसे चाइना और ईस्ट अफ्रीका जो उसके रास्ते में मालदीव्स आता है, तो हिंदी जो कौड़ियाँ हैं वो मालदीव्स में पाई गई थी। इससे हमको पता चलता है कि एक जगह की करेंसी किसी और जगह मिलती है तो ये पता चलता है कि व्यापार कितनी जगह फैला हुआ था। तो हिंदी कौड़ीज या कौड़ी या सी शेल्स जो हैं वह मालदीव में पाई गई थी। और ये मालदीव कहाँ पे आता है? चाइना एंड ईस्ट अफ्रीका जो है उसके रास्ते में आता है। तो इससे हमको पता चलता है कि कई देशों के बीच में व्यापार होता था। ये व्यापार व्यापार के बीच में जो मालदीव से ये एक जगह आती थी, चाइना और ईस्ट अफ्रीका से रास्ते के अंदर। The long distance spread of disease carrying germs may be traced as far back as 7th century। तो जो लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ डिजीज और जो बीमारियां लोगों के साथ में चलती थी और जर्म्स चलते थे, इसके बारे में भी ये पता चलता है कि ये सेवन्थ सेंचुरी से ऐसा होता आ रहा है। बाय 13th सेंचुरी इट हैड बिकम एन अनमिस्टेकेबल लिंक।
और ये लिंक जो है 13 सेंचुरी तक तो बहुत ही अनमिस्टेकेबल लिंक बन चुका था। तो ये एक खास इन्फॉर्मेशन थी। अब आइए, एक पिक्चर दे रखी है इसके अंदर। इस पिक्चर में ये दे रखा है कि पुराने टाइम में जो ट्रेड है वो सी कोस्टल ट्रेड होता था, मतलब समुद्र के रास्ते से लोग जाते थे। जहाँ पे आपको पिक्चर में इसमें दिख रहा है कि एक नाव बना रखी है, उसमें कोई बैठा हुआ है। ऐसी ब्लैक सी पिक्चर पत्थर पे बनी हुई है। इस पिक्चर का डिस्क्रिप्शन है वो हम यहाँ पे देखते हैं। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इमेज ऑफ शिप ऑन मेमोरियल स्टोन, गोवा म्यूजियम, 10th सेंचुरी सीई। सीई मीन्स क्रिश्चियन एरा। तो यहाँ पर एक स्टोन के ऊपर एक शिप का पिक्चर बना रखा है जो मेमोरियल स्टोन है, और गोवा के म्यूजियम में 10th सेंचुरी के आसपास से बना हुआ दिखाया गया है। तो फ्रॉम द 9th सेंचुरी, इमेजेस ऑफ शिप्स अपीयर रेगुलरली इन द मेमोरियल स्टोन फाउंड इन द वेस्टर्न कोस्ट। तो वेस्टर्न कोस्ट पे जो भी पत्थर वगैरह होते थे या लोग बनाते थे जो आर्टिस्ट, उसके ऊपर 9th सेंचुरी से ही ये लोग शिप वगैरह की पिक्चर बनाते थे, इंडिकेटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ ओशनिक ट्रेड। इससे ऐसा पिक्चर क्यों बनाते थे ये लोग? इंडिकेटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ ओशनिक ट्रेड, समुद्र का जो व्यापार है वो कितना इम्पोर्टेंट है, उसका महत्व बताने के लिए इस तरह की पिक्चर है वो पत्थरों पे बनाई जाती थी। और ये गोवा के म्यूजियम में हमको दिखाई देती हैं। गोवा म्यूजियम में 10th सेंचुरी के आसपास से मिलती हैं, और ये 9th सेंचुरी से ही बनाई जा रही थी। तो ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, इसलिए हमने इसको देख लिया। अब अगला हमारा टॉपिक है सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड, कि अब दुनिया के अंदर सिल्क रूट जो है वो पूरी दुनिया को कनेक्ट करके रखता है या जोड़ के रखता है। इसके बारे में हम समझते हैं। द सिल्क रूट आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक बिटवीन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सिल्क रूट जो है वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि एक वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड, मतलब स्मार्ट या लाइव या जीवंत प्री मॉडर्न वर्ल्ड का ट्रेड का एग्जाम्पल है ये। कि आज का वर्ल्ड है वो मॉडर्न वर्ल्ड है। इस मॉडर्न वर्ल्ड से पहले की जो दुनिया थी, उस दुनिया के अंदर व्यापार कैसे होता था या दुनिया कैसे कनेक्ट थी, इसको समझने के लिए हमको सिल्क रूट एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। तो सिल्क रूट है वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि हमारी दुनिया है वो ट्रेड और कल्चर के कारण से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। देश हैं वो कल्चर और ट्रेड के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये हमको सिल्क रूट से पता चलता है। द नेम सिल्क रूट पॉइंट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोज अलोंग दिस रूट। सिल्क रूट से सिल्क रूट ये पॉइंट आउट करता है हमको कि जो वेस्ट की तरफ जाने वाले चाइनीज सिल्क कार्गो थे वो इसी रास्ते से जाते थे। मतलब चाइना है वो सिल्क का व्यापार करता था, सिल्क को दूसरे देशों में भेजता था। तो वो इसी रास्ते से भेजता था अपने कार्गोज, मतलब जिसमें सामान भर के भेजते हैं उसको कार्गोज कहते हैं। तो सिल्क रूट जो है वो चाइना से जाता था और वेस्ट देशों की तरफ पहुंचता था। तो चाइना का सामान कई देशों में जाया करता था और उसके ज़रिए से एक रास्ता बन गया था। इसी चीज़ को हम सिल्क रूट कहते हैं। और इसके अंदर सिल्क का व्यापार भी होता था, सिल्क का भी एक्सपोर्ट होता था, रेशम का भी एक्सपोर्ट होता था। हिस्टोरियंस हैव आइडेंटिफाइड सेवरल सिल्क रूट। हिस्टोरियंस जो हैं उन्होंने कई सारे सिल्क रूट ढूंढे हैं ओवर लैंड एंड बाय सी। तो दो बातें याद रखनी है कि हिस्टोरियन ने जो सिल्क रूट ढूंढे हैं वो लैंड अर्थात जमीन के रास्ते से भी बने हुए हैं और समुद्र के रास्ते से भी बने हुए हैं। तो सिल्क रूट है वो जमीन पे और समुद्र पे दोनों जगह से गुजर रहे हैं। नीटिंग टुगेदर वास्ट रीजन्स ऑफ एशिया, इसमें एशिया के बहुत सारे हिस्से हैं वो कनेक्टेड हैं, नीटेड हैं, जुड़े हुए हैं। एंड लिंकिंग एशिया विथ यूरोप, और इसने एशिया को यूरोप के साथ जोड़ रखा है। यूरोप के देश मतलब कौन से देश आएंगे जिसमें आप समझ जाओ, उसमें जैसे फ्रांस और
इटली ये सब यूरोप के अंदर आते हैं। तो एशिया और यूरोप को जोड़ने का काम सिल्क रूट ने किया है। और साथ साथ नॉर्दर्न अफ्रीका, अफ्रीका का नॉर्थ हिस्सा, वो भी इस सिल्क रूट के जरिए कनेक्टेड हुआ है, पुराने ज़माने से ही या एंशियंट टाइम से ही। दे आर नोन टू हैव एग्जिस्टेड सिंस बिफोर द क्रिश्चियन एरा। अब ये जो सिल्क रूट है वो क्रिश्चियन एरा से पहले के हैं। क्रिश्चियन एरा का मतलब होता है जो आज सन चल रहे हैं, आज हम कह रहे हैं कि 2021 22 23 चल रहा है, तो ये जीरो से जहाँ से चालू हुआ था उसके पहले से ये सिल्क रूट है वो बने हुए हैं। एंड थ्राइव्ड, और फैले, थ्राइव मतलब होता है फैलना या डेवलप होना। तो क्रिश्चियन एरा के पहले से ये सिल्क रूट बने हुए हैं और ये फैले भी हुए हैं टिल द 15th सेंचुरी। और ये कब तक फैल चुके थे? 15th सेंचुरी तक तो सिल्क रूट फैल चुके थे बहुत। बट चाइनीज पोट्री ऑल्सो ट्रेवल्ड द सेम रूट। चाइनीज पोट्री का जो सामान होता था वो भी इसी रास्ते के जरिए ट्रैवल किया जाता था। एंड डिड टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। और इसी रास्ते से टेक्सटाइल अर्थात कपड़ा और स्पाइसेस अर्थात मसाले ये भी जाते थे। ये कहाँ से जाते थे? इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया से जाते थे। तो चाइना है वो पोट्री का बिजनेस करता था और ट्रैवल करता था। और टेक्सटाइल और स्पाइसेस का जो बिजनेस था वो इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया से होता था। ये लोग अपना जो भी प्रोडक्ट है उसको इस रास्ते से ले जाते थे। तो हम चाइना वाले तो पोट्री वगैरह बेचते थे दूसरे देशों को, और इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं वो टेक्सटाइल और स्पाइसेस बेचते थे। इन रिटर्न अब हम ये बेच रहे हैं तो बदले में हमको क्या मिलता था? तो इन रिटर्न प्रीशियस मेटल, कीमती धातुएं मिलती थी, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर फ्लॉट फ्रॉम द यूरोप टू एशिया। तो यूरोप से एशिया की तरफ क्या आता था? गोल्ड और सिल्वर आता था। मतलब यूरोप के अंदर गोल्ड और सिल्वर है तो वो लोग गोल्ड और सिल्वर हमको दे रहे हैं, और बदले में एशिया वालों को इधर के लोग क्या दे रहे हैं? तो चाइना वाले तो पोट्री दे रहे हैं, और इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया वाले टेक्सटाइल और स्पाइसेस दे रहे हैं। तो ये ट्रांसफ़र होता था, गोल्ड और सिल्वर हम लाते इंडिया वाले और साउथ ईस्ट एशिया वाले और चाइना वालों को मिलता था, और बदले में वो उनके उनके सामान उन देशों को भेजते थे। यहाँ पर एक सिल्क रूट का पिक्चर भी दे रखा है, जो सिल्क रूट फिगर नंबर 2 में है। सिल्क रूट ट्रेड एज डिपिक्टेड एज अ चाइनीज केव पेंटिंग। चाइनीज केव पेंटिंग में सिल्क रूट ट्रेड का पिक्चर बना रखा है। चाइना की गुफाएं हैं, उन गुफाओं में ये पेंटिंग बनी हुई मिली है। ये पेंटिंग 8th सेंचुरी की बनी हुई मिली है। तो 8th सेंचुरी की पेंटिंग है, मतलब 8th सेंचुरी में ये काम होता था, व्यापार होता था, इसीलिए उसका पिक्चर किसी न किसी केव में बनाया गया है। ये केव नंबर 217 है और इसका नाम है मोगाओ ग्रोटोस, गंसू, चाइना। तो ये जगह का नाम है, पूरा एड्रेस है। तो हमको ध्यान रखना है भाई, इस केव में ये इंफॉर्मेशन मिली है, एग्जाम में 1 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, ट्रेड एंड कल्चर एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि ट्रेड और कल्चर कैसे चलता है, तो वो हमको इसमें से पॉइंट हमको लिखने पड़ेंगे कि व्यापार और कल्चर हाथों हाथ एक्सचेंज होता है। मतलब अगर दो देशों के बीच में किसी तरह का व्यापार हो रहा है तो उसका कल्चर भी एक देश से दूसरे देश में कॉपी हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। ये बात हमको ध्यान रखनी है। जैसे हम अभी इंडिया में रहते हैं, और अगर अपन हमारा कनेक्शन किसी और देश के साथ रहता है, जैसे हम फ्रांस जाते हैं या इंग्लैंड जाते हैं, तो वहाँ का कल्चर यहाँ पर आएगा और यहाँ का कल्चर वहाँ पर भी कॉपी होगा। तो सामान के साथ साथ और व्यापार के साथ साथ कल्चर भी एक्सचेंज होने लग जाता है। वहाँ के ड्रेसेस हैं, वहाँ का खाना है, वहाँ के जो लैंग्वेज वगैरह है, तो यहाँ की लैंग्वेज वहाँ भी एक्सचेंज होती है, वहाँ की लैंग्वेज और कल्चर पूरा यहाँ पे भी एक्सचेंज होता है। तो हमको याद रखना है कि ट्रेड और कल्चर का एक्सचेंज जो है वह एक साथ होता है। जब दो देशों के बीच में ट्रेड होता है तो कल्चर भी साथ में एक्सचेंज होगा। अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज ऑलमोस्ट सर्टेनली ट्रैवल्ड दिस रूट टू एशिया। पुराने समय के अंदर क्रिश्चियन मिशनरी है वो इसी सिल्क रूट से एशिया के अंदर आते थे। एज डिड अर्ली मुस्लिम प्रीचर्स अ फ्यू कंट्रीज लेटर।
उसके बाद मुस्लिम प्रीचर्स, मुस्लिम कुछ प्रीचर का मतलब होता है सिखाने वाले, मुस्लिम धर्म को सिखाने वाले जो या धर्म को प्रचार करने वाले लोग हैं, वो भी इसी रास्ते से आते थे एशिया में। मच बिफोर ऑल दिस, इन सबसे भी बहुत पहले बुद्धिज्म एमर्ज्ड फ्रॉम ईस्ट एशिया, इन सबसे भी पहले ईस्टर्न एशिया से बुद्ध धर्म जो है, जो महात्मा बुद्ध का धर्म है, तो बुद्धिज्म है वो भी यहाँ से एमर्ज हुआ था एंड स्प्रेड इन द सेवरल डायरेक्शन थ्रू द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑन द सिल्क रूट। तो बुद्धिज्म इनसे भी पहले सेवरल डायरेक्शन, कई तरफ या कई दिशाओं में फैल गया था। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑन द सिल्क रूट, सिल्क रूट का जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है या जहाँ से सिल्क रूट मिलते हैं आपस में, उन जगहों से कई देशों में बुद्धिज्म भी फैला था। तो वो भी सिल्क रूट के जरिए ही फैला था। तो ये कल्चरल एक्सचेंज का एग्जाम्पल है कि मुस्लिम प्रीचर्स आ रहे हैं, बुद्धिज्म जो है वो भी फैल रहा है, क्रिश्चियन मिशनरीज भी फैल रही हैं। तो ये सब चीज़ें इस व्यापार के साथ साथ ही हुई हैं। तो ये पॉइंट हमको ध्यान रखना है कि सिल्क रूट के बारे में कोई क्वेश्चन आता है तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान रख के खास खास पॉइंट हैं उनको मेंशन करना है। आइए आगे देखते हैं 1.2 में फूड ट्रैवल्स। अब हम देखते हैं कि एक देश से दूसरे देश के बीच में अगर कोई व्यापार होता है तो फूड ट्रैवल होता है। फूड ट्रैवल्स का मतलब फूड भी एक जगह का दूसरी जगह जाने लग जाता है और लोग उसको यूज़ करने लग जाते हैं। जैसे हम अभी इंडिया में रहते हैं, कुछ फूड खा रहे हैं, तो पूरा पूरा फूड इंडिया में ही उसका पैटर्न इंडिया का ही बना हुआ है ऐसा तय नहीं है। दूसरे देशों के फूड भी हमारी कंट्री में हम यूज़ कर रहे हैं। जो जो कल्चर यहाँ पर आया है पहले, उस कल्चर का फूड हमारे इधर ट्रेंड में हो गया है, मतलब लोग उसको यूज़ करने लग गए हैं। और हम भी किसी और जगह गए हैं तो हमारा फूड भी कहीं न कहीं लोग यूज़ कर रहे होंगे। तो फूड ट्रैवल्स एग्जाम्पल है इसका स्पेगेटी, स्पेगेटी और पोटैटो। कि स्पेगेटी और पोटैटो है वो एग्जाम्पल के रूप में हम समझेंगे इसके अंदर। फूड ऑफर्स मैनी एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज। फूड से हमको पता चलता है कि कितना लॉन्ग डिस्टेंस से कल्चरल एक्सचेंज हुआ है, कि दो देश किसी कारण से जुड़े हुए हैं या पुराने ज़माने से जुड़े हुए हैं, इसका पता लगाने के लिए हमको अगर फूड का ज़रिया रहे तो वो भी समझने का अच्छा तरीका हो सकता है। कि जैसे फूड है, दो देशों में कोई सेम फूड मिल गया, इसका मतलब समझ लो कि वो पहले से किसी न किसी रूप में कनेक्टेड हैं। तो फूड ऑफर्स मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज। कल्चरल एक्सचेंज को बताने के लिए फूड है वो सबसे अच्छा तरीका या एग्जाम्पल हो सकता है। ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर इंट्रोड्यूस्ड न्यू क्रॉप टू द लैंड दे ट्रैवल्ड। ट्रेडर और ट्रैवलर जिस भी नई जगह पर जाते थे वहाँ पर नई क्रॉप साथ में ले जाते थे और उन नई नई क्रॉप्स को वहाँ पे लगाना चालू कर देते थे। इवन रेडी स्टफ फूड इन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड माइट शेयर कॉमन ओरिजिन्स। रेडी स्टफ फूड का मतलब होता है फास्ट फूड या जल्दी से बनने वाले जो खाने होते हैं वो। तो रेडी स्टफ फूड भी डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है, उसमें ट्रैवल किया है उसने। डिस्टेंट का मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ, अलग अलग प्रकार के दुनिया के हिस्सों में रेडी स्टफ फूड है वो पहुंचा है। फास्ट फूड टाइप जो खाना है वो दुनिया के कई देशों में पहुंचा है। और उसके बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि उनका भी ओरिजिन कॉमन है। कि उसका एग्जांपल हम देखते हैं, टेक स्पेगेटी एंड नूडल्स। स्पेगेटी और नूडल्स का एग्जांपल हम लेते हैं। दिस इज ट्रैवल्ड दिस इज बिलीव्ड दैट नूडल्स ट्रैवल्ड वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकम स्पेगेटी। कि नूडल्स हम जानते हैं कि ये चाइनीज़ है, चाइना के अंदर नूडल्स और जो भी हम खाते हैं ये लंबे लंबे, तो नूडल्स जो है वो चाइना के अंदर यूज़ होते थे। और चाइना से नूडल ट्रैवल करते 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 अ, दूसरे वेस्ट में चले गए, वेस्ट देशों की तरफ चले गए। जब वेस्ट देशों की तरफ चले गए तब धीरे धीरे उसको स्पैगेटी कहा कहा जाने लगा। तो उनका दोनों का शेप या वो फूड वही है लेकिन उसका नाम उस देश में जाने पर कुछ और हो जाता है। और perhaps Arab traders took pasta to 5th century Sicily, an island now in Italy। या दूसरा एग्जांपल ये है कि शायद से अरबी लोग, अरब के लोग हैं,
उन्होंने पास्ता नाम का फूड है, पास्ता जो फूड है उसको 5th सेंचुरी के अंदर सिसिली नाम की जो आइलैंड है वहाँ पर पहुँचाया था। तो इसका मतलब ये है कि अरब के ट्रैवलर इटली के सिसिली नाम की जगह पर जाते थे, किसी न किसी कारण से वहाँ से कनेक्टेड थे। इसलिए अरब का जो पास्ता नाम का फूड है वो 5th सेंचुरी में वहाँ पर पहुँचा। और ये सिसिली नाम का आइलैंड कहाँ पर है? इटली में है। तो ये दो एग्जांपल फूड के काफ़ी अच्छे हैं हमारे पास, स्पेगेटी एंड नूडल्स। स्पेगेटी और नूडल्स ये जो हैं वो चाइना से वेस्ट की तरफ पहुँचे हैं, और चाइना में उसको नूडल्स कहा जाता था, लेकिन वेस्ट में जाने पर उसको स्पेगेटी नाम पड़ गया। और वैसे ही पास्ता है वो अरब से सिसिली पहुंचा, और ये सिसिली कहाँ पर है? सिसिली इटली में है। तो ये फूड के अच्छे एग्जांपल हैं, इसको हम याद रख सकते हैं फूड ट्रैवल्स के लिए। और इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है, तो सारे एंगल से इसको पढ़ना पड़ेगा। सिमिलर फूड वर ऑल्सो नॉन इन इंडिया एंड जापान। और इंडिया और जापान में भी बहुत सारे ऐसे फूड हैं जो सिमिलर है, कि जो फूड इंडिया में खाया जाता है वही वही जापान में भी खाया जाता है। तो ऐसे ऐसे बहुत से एग्जाम्पल दुनिया में हमको देखने मिल सकते हैं। सो द ट्रूथ अबाउट देयर ओरिजिन में नेवर बी नोन। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा फूड किस जगह ओरिजिन हुआ है या कहाँ से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि जो फूड इंडिया में मिल रहा है वही वही जापान में भी मिल रहा है। तो अपन वो फूड इंडिया से ओरिजिन हुआ, इंडिया से शुरू हुआ या जापान से शुरू हुआ, ऐसा फिक्स कह नहीं सकते हैं, क्योंकि वो फूड दोनों जगह मिल रहा है। येट द गैस वर्क सजेस्ट द पॉसिबिलिटीज ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल कॉन्टेक्ट इवन इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। इस तरीके से ये गैस वर्क जो है हमारा है कि पॉसिबिलिटीज़ बताता है कि कुल मिलाकर ये सब बातें हमको क्या बताती हैं कि एक जगह का फूड दूसरी जगह मिलना, या 2-3 जगह पर सेम तरह का फूड मिलना, उससे हमको ये पता चलता है कि बहुत पहले से ही दुनिया के देशों के बीच में कोई न कोई कल्चरल कॉन्टेक्ट रहा है, कोई न कोई ट्रेड के कारण भी कॉन्टेक्ट रहा है। ये इस फूड वगैरह से हमको पता चलता है। Many of our common food, such as potatoes, soya, groundnut, maize, tomatoes, chilies, sweet potatoes, and so on, were not known to our ancestor until about 5 centuries ago. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात अगली बताइए इसमें, कि मैनी ऑफ आवर कॉमन फूड, जो कॉमन खाना आज हम खाते हैं, कौन सा कॉमन खाना हम खाते हैं? जैसे कि पोटैटो खाते हैं, सोया खाते हैं, ग्राउंड नट, मेज, टोमेटो, चिलीज, स्वीट पोटैटोज और दूसरे भी। तो ये फूड जो है वो पिछली 5 सेंचुरी से हम इन फूड को जानते हैं। उसके पहले हमारे एंसेस्टर या हमारे पूर्वज थे वो इस खाने को नहीं जानते थे। दिस फूड वर ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप। ये फूड यूरोप में इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड एशिया आफ्टर क्रिस्टोफर कोलंबस। और एशिया में ये खाना कब आया है? क्रिस्टोफर कोलंबस, मतलब यूरोप और एशिया में ये फूड इंट्रोड्यूस हुआ था। और उसके बाद ये फूड सब जगह कब फैलाए? आफ्टर क्रिस्टोफर कोलंबस एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड द वास्ट कॉन्टिनेंट दैट वुड लेटर बिकम नॉन एज द अमेरिकास। अब ये फूड है वो इंट्रोड्यूस हुआ यूरोप में एंड एशिया after Christopher Columbus accidentally discovered the vast continent that would later become known as Americas। अब उसके बाद क्या होता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस जो है उन्होंने अमेरिका नाम का जो कॉन्टिनेंट ढूंढ निकाला। उसके पहले अमेरिका को कोई जानता ही नहीं था। तो अमेरिका नाम का जो कॉन्टिनेंट है उसको ढूंढने के बाद में इस एक तीसरी दुनिया, उसने एक नई दुनिया ढूंढ ली थी। और उसके बाद क्या होता है, here we will use America to describe North America, South America and Caribbean। कैरेबियन एक तरह से आइलैंड का ग्रुप है। तो उस समय जो अमेरिकाज वर्ड है, तो अमेरिका के अंदर उसने क्या क्या ढूंढा था? एक तो नॉर्थ का अमेरिका भी आ गया ऊपर का, और साउथ अमेरिका भी आ गया, और कैरेबियन भी आ गए। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने 15th सेंचुरी के आसपास ये डिस्कवरी की थी और ये नया आइलैंड ढूंढ निकाला था। In fact, many of our common food came from Americas
ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स द अमेरिकन इंडियंस। तो हम कहते हैं कि मैनी ऑफ आवर कॉमन फूड, जो हम कॉमन फूड हम खा रहे हैं वो सारे कॉमन फूड हैं, वो ज़्यादातर इसमें से कॉमन फूड अमेरिका के इनहेबिटेंट्स या अमेरिका के निवासियों से वो फूड हमारे पास आया है, जो कि अमेरिकन इंडियंस कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि जो फूड की हम बात कर रहे हैं तो वो किस तरीके से हमारे पास पहुँचा है। अब एक एग्जाम्पल दे रखा है इसमें कि किस तरीके से मर्चेंट लोग हैं वो अपना फूड वगैरह ट्रांसफ़र करते थे या मटेरियल ट्रांसफ़र करते थे। तो ये पिक्चर फिगर नंबर 3 में है, इसको ध्यान से देख लेते हैं। मर्चेंट फ्रॉम वेनिस एंड ओरिएंट एक्सचेंजिंग गुड्स। वेनिस के मर्चेंट और ओरिएंट के मर्चेंट जो है वो अपना सामान एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं। फ्रॉम मार्को पोलो, मार्को पोलो का बनाया हुआ है ये। बुक ऑफ मार्वल्स इस बुक का नाम है और ये 15th सेंचुरी का एक पिक्चर है। तो हमको इस पिक्चर को 1 मार्क्स के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्केस्ट, डिजीज एंड ट्रेड, कि व्यापार, बीमारी और जीत, इसका क्या रिलेशन है। फूड के बारे में ये जो लाइन दे रखी है उसको एक बार अपन और ध्यान से देख लेते हैं, उसके बाद ही अगले टॉपिक पे जाते हैं। कि जो ये फूड दे रखा है हमको, जिसमें हमने ये नाम लिख रखे हैं सारे, पोटैटो, सोयान, ये सब, दिस फूड वर ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप एंड एशिया आफ्टर क्रिस्टोफर कोलंबस एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड द अमेरिका। अमेरिका की डिस्कवरी के बाद में ही ये सारे फूड यूरोप और एशिया में आए हैं। कौन से फूड? पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट, मेज, टोमेटोज, चिली, स्वीट पोटैटो, ये सारे फूड अमेरिका की डिस्कवरी के बाद ही कहाँ पे आए थे? यूरोप और एशिया में आए थे। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये फूड सब कहाँ से आए हैं? ये अमेरिकन इंडियंस जो हैं या अमेरिकन इनहेबिटेंट्स हैं, उन लोगों की तरफ से ही ये फूड जो ऊपर दे रखे हैं वो पूरी दुनिया के अंदर, मतलब एशिया और यूरोप में अमेरिका के जरिए फैले। आइए अब देखते हैं 1.3 कॉन्केस्ट मतलब जीत, डिजीज बीमारी और ट्रेड, इसमें क्या रिलेशन है। द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड shrank greatly in 16th century after European sailors found the sea route to Asia and also successfully crossed the western ocean to America। तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो श्रैंक हो गया, मतलब छोटा हो गया। क्यों हो गया? इन 16th सेंचुरी आफ्टर यूरोपियन सेलर फाउंड द सी रूट। 16th सेंचुरी में यूरोपियन सेलर्स जो थे, यूरोप के जो नाविक थे या जहाज चलाने वाले थे, उन्होंने एक सी रूट ढूंढ लिया था 16th सेंचुरी में। कौन सा सी रूट ढूंढ लिया था? टू एशिया एंड टू सक्सेसफुली क्रॉस द वेस्टर्न ओशन टू अमेरिका। तो यूरोपियन जो सेलर थे उन्होंने एक तो एशिया में आने का समुद्र के जरिए जो रास्ता था वो ढूंढ लिया था, और उन्होंने क्रॉस कर लिया था वेस्टर्न ओशन को, और वो क्रॉस करके कहाँ पहुँच गए थे? अमेरिका। तो 16th सेंचुरी में दोनों बातें हमको याद रखनी है कि इन्होंने सी रूट ढूंढ लिया था एशिया आने के लिए, यूरोपियन लोगों ने एशिया आने के लिए सी रूट ढूंढ लिया, और दूसरा इन्होंने पूरा बहुत बड़ा जो ओशन है उसको क्रॉस करके वो अमेरिका पहुंच गए। तो इसके कारण से पहले दुनिया बहुत बड़ी लगती थी, वो धीरे धीरे उनको छोटी लगने लग गई। फॉर सेंचुरीज बिफोर, कई सेंचुरीज पहले, द इंडियन ओशन हैड नॉन अ बस्टलिंग ट्रेड। इंडियन ओशन है उसमें व्यापार होता था, विथ गुड्स, पीपल नॉलेज। अब इसके अंदर क्या क्या होता था? ट्रेड भी होता था, गुड्स सामान, पीपल नॉलेज, कस्टम एट्सेट्रा। क्रिस क्रॉसिंग इट्स वाटर, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज सेंट्रल टू दिस फ्लोज एंड अ क्रूशियल पॉइंट इन देयर नेटवर्क। अब ये जो भी ट्रेड हो रहा है तो उसके अंदर इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब या जो इंडिया है वो सेंटर हुआ करता था। पुराने समय में जो भी व्यापार हो रहा था, तो अगर इंडियन ओशन के आसपास ट्रेड हो रहा है तो उस समय इंडिया जो था उस चीज़ का सेंटर हुआ करता था, इम्पोर्टेंट प्लेस हुआ करता था इस नेटवर्क का।
The entry of Europeans helped expand or redirect some of these flows towards the Europe. लेकिन जब यूरोपियन लोग इस जगह पर एंटर होते हैं तो इस फ्लो को वो धीरे धीरे यूरोप की तरफ ले जाते हैं। ये जो सेंटर और जो ट्रेड है वो यूरोप की तरफ भी होने लग जाता है। Before its discovery, America had been cut off from regular contact with the rest of the world for millions of years. बिफोर इट्स डिस्कवरी, अमेरिका की डिस्कवरी जब नहीं हुई थी, दुनिया में अमेरिका नाम का कॉन्टिनेंट नहीं खोजा गया था, उसके पहले क्या हुआ था कि अमेरिका को कोई नहीं जानता था। कई मिलियंस ईयर्स से अमेरिका को कोई जानता ही नहीं था, वो अपनी अलग दुनिया में रहते थे। तो अमेरिका कट ऑफ था पूरी दुनिया से मिलियंस ऑफ ईयर्स तक। क्यों? क्योंकि उसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। बट फ्रॉम 16th सेंचुरी its vast lands and abundant crops and mineral began to transform trade and lives everywhere। लेकिन 16th सेंचुरी में तो अमेरिका की डिस्कवरी हो गई थी। तो अमेरिका की डिस्कवरी होने के बाद में क्या हुआ, वहाँ की बहुत बड़ी वास्ट ज़मीन, बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें, एबंडेंट क्रॉप्स, वहाँ की बहुत सारी फसलें और वहाँ का बहुत सारा मिनरल्स, पूरी दुनिया का व्यापार बदलने लगा। और लोगों की लाइफ जो है, ज़िंदगी है, वो भी उससे बदलने लगी। मतलब अमेरिका का जो भी ये चीज़ें हैं, ज़मीनें हैं, अमेरिका की क्रॉप है, अमेरिका के मिनरल्स हैं, उससे लोगों का ट्रेड में चेंज आने लगा, ट्रांसफॉर्म होने, बदलाव होने लगा और लोगों की लाइफ भी चेंज होने लगी। मतलब अमेरिका की डिस्कवरी से पूरी दुनिया को फ़ायदा हुआ था। एक पॉइंट देख लेते हैं, लेकिन ये पॉइंट अभी आना बाकी है, ये वाला फिगर फॉर में, उस समय देख पाएंगे हम। हाँ, एक पॉइंट अपने अभी यहाँ पे देख लिया था फूड के बारे में, ये थोड़ा सा रह गया था, एक बार वापिस से देख लेते हैं इसको। ये फूड फूड का एक एग्जांपल और रह गया था, तो वापस से एक बार रिवर्स देखना पड़ेगा। ये पैराग्राफ हमारे शायद से रह गया। समटाइम्स न्यू क्रॉप कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। कई बार नई फसल जो है वो जिंदगी और मौत का कारण बन सकती है। तो ये एग्जाम्पल अगर हमको पूछते हैं तो हमको ये पूरा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। यूरोप्स पुअर बिगेन टू ईट बेटर एंड लिव लॉन्गर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ हम्बल पोटैटो। एक नरम या साधारण सा आलू जो है वो जब इंट्रोड्यूस हुआ तो यूरोप के लोग जो कि गरीब थे वो अच्छे से खाने लगे, उनको अच्छे से पेट भर के और बॉडी को एनर्जी मिले, न्यूट्रिएंट्स मिले, ऐसा फूड मिलने लगा। तो अगर यूरोप के जो पुअर लोग हैं उनको पोटैटो मिलता है, जब इंट्रोड्यूस उनके सामने होता है तो उनको खाने के लिए बेटर ऑप्शन मिला था। ये एग्जाम्पल हमको ध्यान रखना है और ये उनकी ज़िंदगी के लिए प्लस पॉइंट बनता है, उनकी लाइफ का कारण बनता है। और दूसरा एग्जाम्पल डेथ का है। आयरलैंड्स पुअरेस्ट पीसेंट्स बिकम बिकेम सो डिपेंडेंट ऑन पोटैटोज। आयरलैंड के जो गरीब किसान हैं वो आलू के ऊपर बहुत ही डिपेंड थे। दैट व्हेन डिजीज डिस्ट्रॉयड द पोटैटोज क्रॉप, तो फिर बीमारियों ने जब आलू की फसल को नष्ट कर दिया इन द मिड 1840 में आलू का अकाल पड़ गया था उस आयरलैंड नाम के देश में। तो क्या होता है, हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स डाइड ऑफ स्टारवेशन, उसके कारण से कई हजार लोग हैं वो भूख के मारे मर जाते हैं। मतलब आलू की कमी के कारण से लोगों का पेट नहीं भर पाता है और पेट नहीं भर पाने के कारण से ये भूखमरी फैल जाती है, स्टारवेशन फैल जाता है और लोग मर जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल पैराग्राफ जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर बन सकता है कि समटाइम्स न्यू क्रॉप कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। नई फसल है वो जिंदगी और मौत का अंतर पैदा कर देती है। यूरोप में लोगों को आलू मिले तो उनका लाइफ बनने लग गई, और आयरलैंड के लोगों को जब आलू का अकाल पड़ता है तो उनकी ज़िंदगी मौत में बदल जाती है। तो ये दोनों बातें हमको याद रखनी है। और इसी चीज़ का समझाने के लिए फिगर नंबर 4 दे रखा है। हालांकि वो हमारे वो पैराग्राफ छूट गया था इसलिए हमने वापस रिवर्स में देख लिया, और उस चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पर ये फिगर नंबर 4 दे रखा है, इसको हम देख लेते हैं। द आयरिश
आयरिश पोटैटो फेमाइन, आयरिश पोटैटो फेमाइन इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ 1849। लंदन न्यूज़ में जो है आयरिश पोटैटो पोटैटो फेमाइन के बारे में बता रखा है। हंग्री चिल्ड्रन डिगिंग फॉर पोटैटोज इन फील्ड, कि भूखे बच्चे जो इस पिक्चर में देख रहे हैं, एक बच्चा और उसकी जो एक मदर है, लेडी है, ये बच्चा भी बैठा है इधर। तो ये लोग भूखे हैं और आलू की कमी पड़ गई है वहाँ पे, क्योंकि पोटैटो फेमाइन चल रहा है, आलू का अकाल पड़ गया है वहाँ पे। तो हंग्री चिल्ड्रन डिगिंग पोटैटोज इन द फील्ड, फील्ड के अंदर अर्थात खेत के अंदर भूखे बच्चे हैं वो पोटैटो के लिए खोद रहे हैं। हैज़ ऑलरेडी बीन हार्वेस्टेड, हालांकि आलू की फसल यहाँ पे पहले से ही निकाल ली गई है, अब कुछ बचा नहीं है। होपिंग टू डिस्कवर सम लेफ्ट ओवर, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा है कि कुछ बचा कुचा मिल जाए यहाँ पे, लेफ्ट ओवर मतलब बचा कुचा कुछ आलू मिल जाए, उसकी तलाश में ये ढूंढ रहे हैं। ड्यूरिंग द ग्रेट आयरिश पोटैटो फेमाइन, क्योंकि यह समय कौन सा था, ग्रेट आयरिश पोटैटो फेमाइन का समय था, मतलब यहाँ पर आलू की जो अकाल पड़ा था उसका समय था, और ये टाइमिंग दे रखी है 1845 टू 1849। अराउंड 10 लाख पीपल डाइड ऑफ स्टारवेशन इन आयरलैंड, आयरलैंड में 10 लाख लोग भूखमरी से मर गए थे। एंड डबल द नंबर एमिग्रेटेड इन सर्च ऑफ वर्क, और यहाँ से कोई लोग एमिग्रेट भी हो गए, मतलब वो जगह छोड़ के ही भाग गए। इन सर्च ऑफ फूड, खाने की, इन सर्च ऑफ वर्क, काम की तलाश के अंदर लोग उस जगह को भी, उससे दुगने लोग हैं वो जगह छोड़ के भी चले गए थे। तो ये पिक्चर्स का रिलेशन इस इन लाइनों से है, तो हम इन दोनों चीज़ों को ध्यान से समझ लेंगे। आइए हम वापस जो चीज़ हमने वापस डिसकंटिन्यू कर दी थी उसको वापस से कंटिन्यू कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ भी बतानी बहुत ज़रूरी थी। तो कॉन्केस्ट, डिजीज एंड ट्रेड, जीत, बीमारी और व्यापार। तो हमने ये देख लिया था कि यूरोपियन सेलर किस तरीके से सी रूट एशिया का ढूंढा और अमेरिका का ढूंढा, और उसके पहले भी हमने देखा कि इंडिया जो है एक ट्रेड का सेंटर हुआ करता था, क्योंकि जो भी इंडियन ओशन के अंदर से जो भी ट्रेड होता था तो इंडिया उसका एक सेंटर हुआ करता था पुराने समय में। लेकिन जैसे जैसे यूरोपियंस वगैरह वहाँ पे पहुँचने लगे तो वो सेंटर धीरे धीरे यूरोप की तरफ भी डायरेक्शन उसका जाने लगा। अमेरिका की जब डिस्कवरी हो जाती है तो उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, क्योंकि वहाँ की क्रॉप, लैंड और मिनरल्स का फ़ायदा पूरी दुनिया को मिलने लग जाता है। प्रीशियस मेटल पर्टिकुलरली सिल्वर फ्रॉम, तो अब यहाँ से हम देखते हैं आगे। प्रीशियस मेटल्स पर्टिकुलरली सिल्वर फ्रॉम माइंस लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे पेरू एंड मेक्सिको ऑल्सो एनहेंस्ड यूरोपियंस वेल्थ एंड फाइनेंस्ड इट्स ट्रेड विथ एशिया, कि अब पेरू और मेक्सिको से इम्पोर्टेंट जो मिनरल है, सिल्वर है, वो एक्सट्रैक्ट होता था, वो वहाँ से मिलता था, और उसके कारण से यूरोपियन वेल्थ एनहेंस होने लगी अर्थात बढ़ने लगी। एंड फाइनेंस्ड इट्स ट्रेड विथ एशिया, और उसके साथ वो एशिया का व्यापार है वो उसको भी फाइनेंस करने लगे, उसमें भी पैसा लगाने लगे। लीजेंड्स स्प्रेड इन द 7th century यूरोप अबाउट द साउथ अमेरिकाज फेबल्ड वेल्थ, उस जमाने के अंदर साउथ अमेरिका में जो वेल्थ है, संपत्ति है, उसके बारे में लीजेंड्स अर्थात कहानियां फैलने लग गई थी कि साउथ अफ्रीका में बहुत सारी संपत्ति है। तो फेबल्ड वेल्थ का मतलब होता है एक तरह से किस्से, कहानियां फैल जाना, किसके बारे में फैल जाना, कि साउथ अमेरिका में जो भी वेल्थ है उसकी किस्से कहानियां 17th century में यूरोप के अंदर फैल गई थी। मैनी एक्सपेडिशन सेट ऑफ इन सर्च ऑफ एल डोराडो द फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड, और कई एक्सपेडिशन, कई लोग तो यात्रा करने निकल जाते हैं, अभियान चालू कर देते हैं कि हम ये ढूंढने जा रहे हैं कि एल डोराडो नाम का एक शहर है और वो सोने से बना हुआ शहर है, और उस सोने से बने हुए शहर के लिए लोग क्या करते हैं, एक्सपेडिशंस करते हैं, मतलब अभियान करके उसकी तलाश करने के लिए निकल जाते थे कि हम यहाँ पे जा रहे हैं ऐसे। तो इस तरह की बातें फैल चुकी थी दुनिया के अंदर। तो एल डोराडो एक क्वेश्चन बन के आ सकता है कि एल डोराडो वर्ड का क्या मतलब है, तो ये एल डोराडो एक तरह से फेबल्ड सिटी है, एक तरह से एक काल्पनिक शहर है जिसके बारे में ऐसा कहा जाता था कि ये सोने का शहर है, ऐसा कहा जाता था। द पोर्तुगीज एंड स्पेनिश कॉन्केस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका,
America was decisively underway by mid 16th century. The Portuguese and Spanish conquest and colonization of America was decisively underway by mid 16th century. अब अगली बात ये आती है कि पोर्तुगीज लोग हैं और स्पेनिश लोग हैं, उन्होंने जीत हासिल की, कॉन्केस्ट किया, उन्होंने जीत हासिल की और कॉलोनाइजेशन किया अमेरिका का। ये बिल्कुल क्लियरली हुआ है, लेकिन कब हुआ है? मिड 16th सेंचुरी में। यूरोपियन कॉन्केस्ट वाज नॉट जस्ट अ रिजल्ट ऑफ सुपीरियर फायर पावर्स। यूरोपियन लोगों ने जीत हासिल कर ली, ये सिर्फ फायर पावर्स अर्थात हथियारों के कारण ही नहीं हुआ, अच्छी क्वालिटी के हथियारों के कारण यूरोपियन लोग जीत गए हैं, ऐसा बिल्कुल ही सही नहीं है। तो सही क्या है फिर? द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ स्पेनिश कॉन्करर्स, कॉन्करर्स का मतलब विजेता, जीत हासिल करने वाला, जो जीत लेता है उसको कॉन्करर्स बोलते हैं। तो द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द स्पेनिश कॉन्करर्स वाज नॉट अ कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन्स एट ऑल। कि स्पेनिश लोगों ने अमेरिका में जो अपनी जीत हासिल की है वो सिर्फ मिलिट्री वेपन्स या हथियारों के कारण से ही नहीं की। कन्वेंशनल में मतलब कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन का मतलब होता है जो पहले से चले आ रहे हैं ऐसे हथियार, उन हथियारों के कारण से जीत हासिल की है, सिर्फ वो हथियार ही जीत का कारण रहे हैं। स्पेनिश लोगों की जीत का कारण सिर्फ हथियार ही रहे हैं ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। इट वॉज द जर्म्स सच एज दोज ऑफ स्मॉल पॉक्स दैट दे कैरिड ऑन देयर पर्सन। जबकि हथियारों के साथ साथ ये लोग खुद भी वहाँ पे आए थे और अपने शरीर में जम्स लाए थे। जम्स किसके किसके जम्स थे? फॉर एग्जांपल स्मॉल पॉक्स के कीटाणु हैं, और स्मॉल पॉक्स के जो जम्स हैं लोगों के शरीर में ऑटोमेटिक आ गए थे। जो भी यूरोपियन या स्पेनिश लोग जो हैं वो साथ में आए हैं, अमेरिका में आए हैं युद्ध लड़ने के लिए, अमेरिका को कॉलोनाइज करने के लिए, अमेरिका पे कब्जा करने के लिए ये लोग आए हैं। तो उनके शरीर में कीटाणु जो जर्म्स हैं स्मॉल पॉक्स के वो भी उनके साथ आए हैं। हथियार तो इनके साथ थे ही सही, लेकिन साथ में इनके शरीर में जर्म्स भी थे स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियों के, वो भी ये अपने साथ में लाए थे। मतलब सोच समझ के नहीं लाए थे, ऑटोमेटिक शरीर में बीमारी आ गई थी। बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग आइसोलेशन। अब अमेरिका है वो लंबे समय से आइसोलेशन में था, मतलब अमेरिका कॉन्टिनेंट को कोई जानता ही नहीं था, वहाँ के लोग दुनिया से बिल्कुल अलग थे। तो अमेरिकाज ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैड नो इम्यूनिटी अगेंस्ट दिस डिजीज दैट हैड कम फ्रॉम यूरोप। तो होता क्या था कि अमेरिका के जो लोग हैं उनके शरीर में इम्यूनिटी नहीं है, स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी से लड़ने की ताकत अमेरिका के जो इनहेबिटेंट्स हैं या अमेरिका के जो निवासी हैं उनके शरीर में स्मॉल पॉक्स की बीमारी से लड़ने की ताकत नहीं है। लेकिन यूरोपियन लोग जो वहाँ पर युद्ध करने और हमला करने के लिए आ गए हैं, उन लोगों के शरीर के अंदर स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी से लड़ने की ताकत है। तो अमेरिकन लोगों के शरीर में ताकत क्यों नहीं है? तो रीज़न यहाँ पे दे रखा है कि अमेरिकन जो हैं वो बिल्कुल आइसोलेशन में थे। अमेरिका 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी से पहले तो दुनिया को पता ही नहीं था अमेरिका क्या है। तो ये लोग दुनिया से डिसकनेक्टेड थे, कोई कनेक्शन नहीं था, इसलिए उनकी बॉडी है वो अमेरिका के कॉन्टिनेंट के हिसाब से पूरी बनी हुई थी। तो इन डिजीज से अमेरिकन लोगों को नुकसान हुआ है। स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी जो है वो अमेरिकन लोगों के लिए नुकसानदायक साबित हुई है। लेकिन यही बीमारी के जो जर्म्स हैं ये यूरोपियन कॉन्करर जो हैं, ये जीत हासिल करने वाले हैं, उनके लिए फायदा साबित हुई है। स्मॉल पॉक्स इन अ पर्टिकुलर प्रूव्ड अ डेडली किलर। स्मॉल पॉक्स है एक भयानक डेडली किलर या एक हत्यारी बीमारी साबित होती है। किसके लिए साबित होती है? अमेरिकन लोगों के लिए साबित होती है, यूरोपियन लोगों के लिए नहीं। वंस इंट्रोड्यूस्ड, एक बार स्मॉल पॉक्स की बीमारी सब जगह फैलने लग जाती है, शुरू हो जाती है, इट स्प्रेड डीप इनटू द कॉन्टिनेंट। तो फिर धीरे धीरे ये पूरे कॉन्टिनेंट में ये बीमारी, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ये बीमारी फैल जाती है। अहेड इवन ऑफ एनी यूरोपियंस रीचिंग देयर। और ये बीमारी यूरोपियन लोग युद्ध करके जीतने के लिए अमेरिका में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके आगे बढ़ने से पहले तो वो बीमारी वहाँ पे पहुँच जाती है और उन लोगों को मार देती है
जिन लोगों को यूरोपियन जीतना चाहते थे। इट किल्ड एंड डेसिमेटेड होल कम्युनिटीज, पेविंग द वे फॉर कॉन्क्वेस्ट। अब इस बीमारी ने, डेसिमेटेड का मतलब डिस्ट्रॉय कर देना, तो इस बीमारी ने कई लोगों को मार दिया और कम्युनिटीज को मार दिया, पेविंग द वे ऑफ कॉन्क्वेस्ट, और जीत का रास्ता बना दिया। तो बीमारी जो है वह यूरोपियन लोगों के लिए, स्पेनिश लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छा हथियार साबित हो जाती है, लोगों को जीतने के लिए। उन लोगों को जीतने के लिए जिनके शरीर में उस बीमारी से लड़ने की ताकत ही नहीं थी। तो हथियारों से भी ज़्यादा पावरफुल बीमारी साबित होती है, और बीमारी यूरोपियन लोगों को, स्पेनिश लोगों को अमेरिका के कॉन्टिनेंट में जो भी प्लेसेस हैं उनको जीतने में एक मदद करती है। ये बात इस पैराग्राफ में समझा रखी है। तो अगर क्वेश्चन इसके ऊपर आता है तो हमको इस पैराग्राफ की बातों को लिखना पड़ेगा, और जो इम्पोर्टेंट बात है वो अंडरलाइन भी की हुई है। बॉक्स 1 के अंदर साथ में एक और बात बता रखी है, बायोलॉजिकल वारफेयर। बायोलॉजिकल वारफेयर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, पढ़ते हैं हम। जॉन विंथॉर्प, द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी इन न्यू इंग्लैंड, wrote in May 1634 that signaled God's signaled God's blessing for colonists। अब ये जो मिस्टर जॉन विंथॉर्प हैं, जो कि गवर्नर थे मैसाचुसेट्स के, ये कहते हैं कि स्मॉल पॉक्स की बीमारी है एक तरह से सिग्नल्स गॉड्स ब्लेसिंग है फॉर द कॉलोनिस्ट। जो कॉलोनिस्ट हैं, जो कॉलोनी बनाना चाहते हैं, जो वहाँ पे कब्जा करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक भगवान का वरदान है ये बीमारी। और नेटिव्स वर नियर ऑल डेड ऑफ स्मॉल पॉक्स, और कह रहे हैं कि ये बीमारी जो कॉलोनिस्ट हैं या जो कब्जा करने वाले हैं यूरोपियन, उनके लिए वरदान है, लेकिन उनके लिए शाप है जो लोग अमेरिकन हैं। तो ये लोग क्योंकि मर रहे हैं उसके कारण से, नेटिव्स मतलब वहाँ के अमेरिका के मूल निवासी, वो स्मॉल पॉक्स की बीमारी से मर रहे थे, और जो कॉलोनिस्ट हैं वो उस बीमारी के कारण से जीत रहे थे। सो एज द लॉर्ड हैड क्लियर्ड अवर टाइटल टू व्हाट वी पोजेस। तो कह रहे हैं कि भगवान ने हमको साथ दिया है कि हमको कौन सी जगह लेनी है, तो उस जगह को गॉड ने पहले से ही हमारे लिए क्लियर कर दिया है, हमारा टाइटल क्लियर कर दिया है, उस जगह का मालिक हमको डायरेक्ट ही भगवान ने बना दिया है ये बीमारी भेज करके। हमको युद्ध लड़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, बिना युद्ध लड़े ही इस बीमारी ने ही लोगों को हटा दिया है, और हम उस जगह के मालिक बन गए हैं। ऐसा जॉन विंथॉर्प जो है वो लिखते हैं। तो बायोलॉजिकल वारफेयर में अगर कुछ नाम पूछता है या इससे रिलेटेड कोई वर्ड आता है तो हम लिख सकते हैं कि 1634 वगैरह में ये इंफॉर्मेशन लिखी गई थी। अल्फ्रेड क्रॉसबाय, इकोलॉजिकल इंपीरियलिज्म के अंदर से ये लिया गया है। तो अब हम अपनी अगली बात भी पूरी करते हैं इसके अंदर, कि जो स्मॉल पॉक्स की डिजीज़ है वो किस तरीके से डेडली साबित होती है अमेरिकन नेटिव्स के लिए। गन्स कुड बी ब्रॉट और कैप्चर्ड एंड टर्नड अगेंस्ट द इन्वेडर्स। बंदूकें जो हैं वो खरीदी जा सकती हैं और छीन भी ली जा सकती हैं किसी भी युद्ध करने वालों से। बट डिजीज सच एज स्मॉल पॉक्स टू विच द कॉन्करर्स वर मोस्टली इम्यून। लेकिन बीमारी से हम नहीं लड़ सकते हैं, अमेरिकन लोग बीमारियों से नहीं लड़ पाए। वो चाहते तो बंदूकों से ज़रूर लड़ पाते थे, लेकिन बीमारियों से नहीं लड़ पाए, और उसके कारण से अमेरिका पे धीरे धीरे यूरोपियंस लोगों का, अमेरिका धीरे धीरे यूरोपियन लोगों की कॉलोनी बनता गया। Until the 19th century, poverty and hunger were common in Europe। 19th सेंचुरी तक पॉवर्टी और हंगर अमेरिका के अंदर कॉमन था, मतलब अमेरिका नहीं, यूरोप के अंदर कॉमन था। यूरोप के लोगों के पास जो आज हमको प्रॉपर्टी और दिखता सारा दिखता है, वो 19th सेंचुरी के पहले नहीं था। तब वहाँ पर भी यही प्रॉब्लम थी
पॉवर्टी थी देश के अंदर और भूख भी थी। गरीबी और भूख उस यूरोप के अंदर भी बहुत फैली हुई थी। सिटीज, और ये कब की बात है, 19th सेंचुरी के पहले तक ऐसा था। सिटीज वर क्राउडेड एंड डेडली डिजीज वर वाइड स्प्रेड। यूरोप के शहरों में शहर में बहुत भीड़ हुआ करती थी और बीमारियां भी वहाँ पर बहुत फैली हुई थी, वो भी डेडली डिजीज, मतलब खतरनाक बीमारियां जिससे लोग मर जाते हैं, ऐसी बीमारियां यूरोप में फैली हुई थी 19th सेंचुरी के पहले तक। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स वर कॉमन। धर्म के नाम पे लोगों में कॉन्फ्लिक्ट होता था, अर्थात लड़ाई झगड़े होते रहते थे, विवाद और बहस आदि होती रहती थी। रिलीजियस डिसेंटर्स वर परसिक्यूटेड। और जो रिलीजियस डिसेंटर होते थे, मतलब जो बात नहीं मानते थे, डिसेंटर का मतलब समझ लो, वन हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एस्टेब्लिश्ड बिलीफ एंड प्रैक्टिसेज। जो पुराने समय से बात चली आ रही है या जो विश्वास चले आ रहे हैं उसको जो नहीं मानता है उसको डिसेंटर बोलते हैं। तो जो पहले की बातों को मानने से इनकार कर देता था उन लोगों को परसिक्यूट किया जाता था, उन लोगों को वहाँ से भगा दिया जाता था, उनके साथ उनको सजा दी जाती थी। तो रिलीजियस झगड़े, लड़ाई झगड़े धर्म के नाम पे यूरोप में होते रहते थे, क्योंकि वहाँ पर भी क्रिश्चियन रहते हैं तो अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, तो उनमें आपस में कुछ न कुछ बात को लेकर झगड़ा होता है। थाउजेंड्स ऑफ देयर फॉर फ्लेड यूरोप फॉर अमेरिका। इसके कारण से कई हजारों लोग यूरोप से अमेरिका भाग गए। तो जाहिर सी बात है, आप जिस जगह पे रहते हो ना वहाँ पे आपको शांति नहीं मिलती है, तो वो इंसान वो जगह छोड़ के कहीं और जगह चला जाता है जहाँ पे उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो यूरोप में भी ऐसा ही हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर एक तो क्राउडेड सिटीज़ हैं, एक बीमारियाँ फैली हुई हैं, लोग मर रहे हैं, और दूसरी चीज़ उसके अलावा झगड़े भी चल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में कई सारे यूरोपियन लोग हैं वो यूरोप छोड़ करके अमेरिका भाग गए थे। हियर बाय द 18th सेंचुरी तक प्लांटेशन वर्कड बाय स्लेव्स captured in Africa were growing cotton sugar for European market। अब ये देखा गया है कि प्लांटेशन के लिए स्लेव लोग अर्थात गुलाम लोगों को ले जाया जाता था, उनको कैप्चर करके गुलामों को ले जाते थे, और वो गुलाम अफ्रीका से प्लांटेशन वर्कड बाय स्लेव्स कैप्चर्ड इन अमेरिका, अमेरिका से अफ्रीका से जो थे उनको कैप्चर करते थे इन लोगों को, वर ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर फॉर यूरोपियन मार्केट्स। और ये जो भी प्लांटेशन वाले थे जो अपने अपने बड़े बड़े बागान चलाते थे वो कॉटन और शुगर का प्रोडक्शन करते थे, और ये कॉटन और शुगर का प्रोडक्शन करके इसको यूरोपियन मार्केट के लिए तैयार करते थे और उसको बेचते थे। Until well into the 18th century, China and India were among the world's richest countries। तो 18th सेंचुरी तक चाइना और इंडिया दुनिया के रिच कंट्रीज में आते थे। भारत और चाइना है वो 18th सेंचुरी तक बहुत धनवान देशों की कैटेगरी में आते थे। दे वर ऑल्सो प्री एमिनेंट इन एशियन ट्रेड। वह एशियन व्यापार के अंदर प्री एमिनेंट थे, मतलब उनका एशियन व्यापार के अंदर बहुत अच्छा स्थान था, बहुत आगे थे ये एशियन व्यापार के अंदर। However, from the 15th century, China is said to have restricted overseas contract and retreated into the isolation। हालांकि दूसरी बात ये होती है कि चाइना 15th सेंचुरी से ही चाइना ने अपने आप को अलग कर लिया है। ओवरसीज ट्रेड और ओवरसीज कॉन्ट्रैक्ट से चाइना ने अपने आप को अलग कर लिया है, और आइसोलेशन में चाइना 15th सेंचुरी से दुनिया से अलग थलग रहता है। वो अपना अंदर का मैनेजमेंट खुद ही देखता है, ज़्यादा दूसरों से कनेक्शन में नहीं रहता है। तो 15th सेंचुरी से चाइना अलग चल रहा है, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि 18th सेंचुरी में इंडिया और चाइना दुनिया के अंदर रिचेस्ट कंट्रीज में आते थे। चाइनाज reduced the role in rising importance of Americans gradually moved the center of world trade westwards। चाइना ने अपने आप को जब अलग कर लिया, आइसोलेट कर लिया, तो उसके कारण से क्या होता है, रिड्यूस्ड द रोल, चाइना रिड्यूस्ड द रोल एंड राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ अमेरिका। फिर धीरे धीरे अमेरिका का इम्पोर्टेंस भी बढ़ जाता है, और उसके कारण से जो वर्ल्ड का जो ट्रेड है वो धीरे धीरे वेस्ट की तरफ बढ़ने लगता है। पहले चाइना और इंडिया ही व्यापार का सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस था, लेकिन जब चाइना ने अपने आप को अलग कर लिया है वर्ल्ड की ट्रेड से और अपने आप को आइसोलेट कर लिया, तो क्या होता है कि अमेरिका जो है वो इम्पोर्टेंट सेंटर बन जाता है, और वर्ल्ड का जो ट्रेड है या दुनिया का व्यापार है वो
अमेरिका की तरफ मुड़ने लग जाता है। यूरोप नाउ एमर्ज्ड एज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, और यूरोप जो है अब दुनिया का व्यापार का बड़ा केंद्र बन गया है। तो अमेरिका की तरफ जब व्यापार का फ्लो बढ़ता है तो यूरोप है वो एक वर्ल्ड ट्रेड बन के दुनिया के सामने आता है। अब यहाँ पे एक पिक्चर आ रहा है, उस पिक्चर में ये बता रहा है कि स्लेव अर्थात गुलाम लोग होते हैं, उन गुलाम लोगों को किस तरीके से खरीदा जाता है। फिगर नंबर 5। स्लेव फॉर सेल, न्यू ओरिएंट्स, इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ 1851। ये लंदन न्यूज़ में 1851 में छपा हुआ है कि गुलामों की बिक्री, कोई भी नौकर हैं उनको कैसे बेचा जाता था। यहाँ पर कुछ आदमी खड़े हैं इन्होंने अच्छा सा ड्रेस पहन रखा है। अच्छा ड्रेस इसलिए पहनना पड़ता है कि जो जितना अच्छा दिखता है उतना अच्छा सेट उसको मिलता है, उतना अच्छा मालिक उसको खरीद के ले जाता है, और जो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता है, व्यवस्थित नहीं है, उसको कोई नहीं खरीदता है। वैसे ये फीमेल है वो भी स्लेव या गुलाम बनने के लिए, काम के लिए खड़े हैं। यहाँ पर कोई उसको खरीद लेगा और बाद में उनको काम पे लगाएगा और अपना काम, व्यापार से संबंधित जो भी काम करवाएंगे। इसमें बच्चे भी दिख रहे हैं यहाँ पे कुछ खड़े हैं। तो आइए इस फिगर में क्या दे रखा देखते हैं। अ प्रोस्पेक्टिव बायर केयरफुली इंस्पेक्टिंग स्लेव्स, एक खरीदार है वो बहुत ध्यान से इंस्पेक्ट कर रहा है, स्लेव को जांच कर रहा है अपने जो गुलाम जिसको खरीदने हैं। और यहाँ पर एक ऑक्शन लगी हुई है। ऑक्शन का मतलब होता है जिसमें बोली लगती है खरीद के लिए, वो सेल लगती है वो। यू कैन सी टू चिल्ड्रन अमंग फोर वुमन, यहाँ पर हमको दो बच्चे भी दिख रहे हैं और फोर वुमन, चार औरतें भी दिख रही हैं, एंड सेवन मैन, और सात आदमी भी यहाँ पर खड़े हैं। उनके इन टॉप हैट्स, और उन्होंने सिर के ऊपर टॉप पहन रखा है, सूट भी पहन रखा है, एंड वेटिंग टू बी सेल्ड, और वह अपने बिकने का इंतजार कर रहे हैं कि कोई न कोई हमको खरीद ले और हमको काम मिल जाए। टू अट्रैक्ट बायर, ये बायर को या खरीदारों को अट्रैक्ट करने का तरीका है। स्लेव्स वर ऑफन ड्रेस्ड इन द बेस्ट क्लॉथ, जो भी गुलाम बिकने के लिए आते थे वो बहुत अच्छे कपड़े पहन के आते थे ताकि उनको अच्छे से अच्छा खरीदार और जल्दी से जल्दी कोई खरीदार मिल जाए। स्लेव मतलब कोई भी गुलाम। तो कोई भी नौकरी के लिए इंसान जाते हैं और फिट रहता है, व्यवस्थित दिखता है, उसको ही लोग खरीदते हैं। कमज़ोर और सुस्त होता है उसको कोई भी अपने काम के लिए साथ में नहीं रखता है। तो ये इसके बारे में खास बात थी। तो फ्रेंड्स, अभी हमने 1.1 से 1.3 तक सारी चीज़ें खास थी वो इसमें देख ली हैं। अब इसको वीडियो को बार बार देखें और प्रैक्टिस करें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलेगा। तो एक बार वापस से हम इसको रिव्यू कर लेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा, बहुत ही शॉर्ट में। द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया किस तरीके से व्यापार से एक दूसरे से कनेक्टेड हुई। प्री मॉडर्न वर्ल्ड क्या है, ग्लोबलाइजेशन मतलब व्यापार, दुनिया में एक दूसरे से कनेक्टेड होना, व्यापार करना, कंपनी बनाना, एक देश से दूसरे देश में खोलना, ये सब पिछले 50 सालों से ही हुआ है। और मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड जो है उसके अंदर लोग, ग्लोबलाइजेशन कैसे होता है, वर्क की तलाश में, पैसा लगाने के कारण से, ट्रेड के कारण से, माइग्रेशन के कारण से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और ये ग्लोबलाइजेशन जो है वो तुरंत ही नहीं हुआ है, बहुत सारे इसकी स्टेजेस हैं, बहुत सारी फेजेस हैं, वो क्रॉस करने के बाद हुआ है। ग्लोबलाइजेशन के लिए हमने देखा है कि लोग, ट्रैवलर आए हैं, कहीं पे ट्रेडर आए हैं, प्रीस्ट आए हैं, पिलग्रिम आए हैं, ये सब अलग अलग जगह पे अलग अलग पर्पस के कारण से आए हैं। जैसे कोई नॉलेज के लिए आया है, कोई अपॉर्चुनिटी के लिए आया है, कोई स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के कारण से आया है, कोई परसेक्यूशन से बचने के लिए आया है। जब ये लोग अपने साथ जाते हैं तो कई सारी चीज़ें साथ में ले जाते हैं, गुड्स, मनी और वैल्यूज, ये सब साथ में जाती हैं। जम्स और डिजीज़ भी साथ में चले जाते हैं। कोस्टल ट्रेड पिछले 3000 सालों से चल रहा है, और मालदीव्स में कोड़ियाँ मिली हैं, और बाद में धीरे धीरे फिर गोवा का ये पिक्चर है जिसके बारे में हमने देखा था। सिल्क रूट एक इम्पोर्टेंट है जो कि चाइना से दुनिया का कनेक्शन है, वो उससे पता चलता है हमको। और सिल्क रूट के जरिए सिल्क का और अन्य चीज़ों का व्यापार होता था। और ये रास्ते जो थे वो लैंड से भी बने हुए हैं और सी पे भी बने हुए हैं। उसके बाद है चाइनीज़ पोट्री और टेक्सटाइल और स्पाइसेस इंडिया और साउथ एशिया से जाते थे, और उसके बदले में यूरोप से गोल्ड और सिल्वर मिलता था। सिल्क रूट का पिक्चर भी दे रखा है 217 के अंदर। और कल्चरल एक्सचेंज भी
व्यापार के साथ साथ ही होते हैं, जिसमें क्रिश्चियन मिशनरी, मुस्लिम टीचर्स, बुद्धिज़्म ये एग्जाम्पल के रूप में दे रखे हैं। स्पैगेटी और पोटैटो जो हैं ये भी इम्पोर्टेंट फूड हैं। ये फूड भी पुराने समय से ही एक्सचेंज हुए हैं। कौन सा फूड किस देश में गया है ये पता नहीं है। ट्रेडर और ट्रैवलर जो हैं वो साथ में अपने क्रॉप ले जाते हैं कोई न कोई। चाइना के अंदर जो नूडल्स है वो वेस्ट में जाते जाते स्पेगेटी नाम से जानी जाती है। अरब लोगों का पास्ता है वह 5th सेंचुरी में सिसिली में पहुंच गया था। जापान और इंडिया में भी बहुत से कॉमन फूड हैं। और कल्चरल कॉन्टेक्ट जो है वो धीरे धीरे पुराने समय से बढ़े हैं। मॉडर्न जो हमारी क्रॉप है वो हम उनको जानते नहीं थे। यूरोप और एशिया वाले इस मॉडर्न क्रॉप को जो कि पोटैटोज वगैरह हैं उनको नहीं जानते थे। तो क्रिस्टोफर कोलंबस के बाद ये फसलें हैं वो यूरोप और एशिया में आई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये फसलें जो हैं वो अमेरिका अमेरिकन इनहेबिटेंट्स के पास से या अमेरिकन इंडियन के पास से दुनिया के अंदर फैली हैं। अब एक एग्जांपल दे रखा है कि आलू या कोई न्यू क्रॉप है लोगों के लिए लाइफ और डेथ का कारण बन जाता है। यूरोप के अंदर लोगों को आलू खाने मिले तो उनका शरीर अच्छा हो गया, तो ये उनकी लाइफ का कारण बन गया, उनकी ज़िंदगी अच्छी जीने का कारण बन गया। और आयरलैंड में जब आलू का अकाल पड़ जाता है तो कई हज़ार लोग मर जाते हैं भूख से। तो ये फसल है वो मौत का कारण बन जाती है। तो एक फसल अगर किसी जगह इंट्रोड्यूस हो गई है और अवेलेबल है तो ज़िंदगी का कारण है, और वही फसल अवेलेबल नहीं होने के कारण से लोगों के लिए वो मौत का कारण बन जाती है। तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको याद रखना है कि हाउ द न्यू क्रॉप कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ, ऐसा क्वेश्चन बन के आ सकता है। कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड, जीत, बीमारी और व्यापार का क्या संबंध है? तो व्यापार के चक्कर में ही यूरोपियन लोग पूरी दुनिया के अंदर इधर उधर गए हैं। यूरोपियन लोगों ने सी रूट ढूंढा और एशिया आ गए। साथ में ही उन्होंने सी रूट ढूंढ करके वो अमेरिका भी पहुंच गए, जो कि बहुत ही कठिन काम था। फिर अमेरिका पहुंच गए तो वो खाली बैठे नहीं रहे, उन्होंने वहाँ पे कब्जे किए और अपना कॉलोनाइजेशन किया, उनको फैलाया व्यापार को। तो अमेरिका पहले की दुनिया से कट ऑफ था। मतलब जब दुनिया से कट ऑफ नहीं होने के कारण से वो किसी से कनेक्टेड नहीं था, लेकिन जैसे ही अमेरिका दुनिया के सामने आ जाता है, दुनिया वहाँ से व्यापार करने लग जाती है, लोग बसने भी लग जाते हैं और बहुत सारे बदलाव हो जाते हैं। वहाँ की वेल्थ का फ़ायदा पूरी दुनिया को मिलता है। पेरू और मेक्सिको जो है वहाँ पर सिल्वर की माइंस हैं, तो इससे यूरोप को फ़ायदा होता है और एशिया में भी धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगता है। अमेरिका के बारे में भी ऐसी कहानियाँ चलती थी कि यहाँ पर सोने का शहर है, एल डोराडो, और लोग उसके लिए तलाश में भी निकल जाते कि चलो उस शहर में हम जाते हैं। तो एक तरह से कहानियाँ हैं। किसी चीज़ के बारे में कुछ अच्छा कैसा भी होता है तो कहानियाँ फैलती रहती हैं। पोर्तुगीज़ और स्पेनिश लोगों ने जीतने के लिए अ, हथियार अपने साथ में रखे थे। कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन तो उनके साथ थे ही सही, लेकिन फिर भी उनके शरीर में जो बीमारी थी, जो वो ऑटोमेटिक नहीं लाए, जो वो खुद जानबूझ के नहीं लाए, बीमारी उनके शरीर में थी स्मॉल पॉक्स जैसी। तो वो बीमारी धीरे धीरे अमेरिका में फैलने लग जाती है और हथियारों से ज़्यादा तो बीमारी से लोग मर जाते हैं। इसलिए एग्जाम्पल दे रखा है कि जो वेपन होते हैं उससे भी ज़्यादा जो बायोलॉजिकल वारफेयर हैं वो काम में आ जाते हैं, और उससे जीत हासिल हो जाती है यूरोपियन और स्पेनिश लोगों की अमेरिका के ऊपर। तो गन और वेपन्स हैं उनको तो छीना जा सकता है और ख़रीदा जा सकता है, लेकिन बीमारियों से मुकाबला करना संभव नहीं है। 19th सेंचुरी तक यूरोप के अंदर भी स्थिति ठीक नहीं थी, वहाँ पर भी पॉवर्टी, डिजीज़ और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट चलते थे, और उसके कारण से लोग यूरोप को छोड़ छोड़ करके अमेरिका की तरफ भाग रहे थे। अमेरिका में बहुत बढ़िया था, वहाँ पर लोग बहुत सारी ज़मीन थी तो अपना डेवलपमेंट कर सकते थे। 18th सेंचुरी में चाइना और इंडिया भी व्यापार में बहुत अच्छे थे और बहुत ही रिच कंट्री में आते थे। 15th सेंचुरी से चाइना अपने आप को आइसोलेट कर लेता है। उसके कारण से दुनिया का ट्रेड जो है वो धीरे धीरे अमेरिका की इम्पोर्टेंस होने के कारण से मूव होने लगता है और वेस्ट की तरफ व्यापार बढ़ने लगता है, और यूरोप है वो इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर बनकर दुनिया के सामने एमर्ज होता है।
और यहीं तक 1.3 हमारा फिनिश हो जाता है। तो आगे का जो कुछ भी होगा वो अगले एपिसोड में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और स्लेव फॉर सेल वाला भी मैंने आपको बताया था कि स्लेव जो है वो अपने आप को बेचते हैं, गुलाम, बड़ी कंपनी और बड़े मालिकों के हाथ में, ताकि गुलामों का अपना जीवन में जो भी उनको चाहिए वो मिल जाए और मालिकों का अपना काम हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। और आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इस टॉपिक को ध्यान से धीरे से समझेंगे, बार बार देखेंगे, पेशेंस के साथ देखेंगे, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होते हैं उसको मैंने धीरे धीरे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसको बहुत ध्यान से और धीरे से देखेंगे और समझेंगे और बार बार रिवाइज करेंगे, ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं लेसन के बारे में, और आप जब भी रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए तो अच्छे से इस पेपर को अटेंड कर पाएँ। थैंक यू सो मच।